सभी को नमस्कार। फ्री एजुकेशन 99 इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को पढ़ेंगे, क्योंकि समास से प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, ये सब हम समास की पहली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में तत्पुरुष समास से लेकर के और बहुव्रीहि समास तक पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाएगा। तो देखो बच्चों, जो समास नंबर 2 है वो है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से सुनिए। जिस समस्त पद का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्ह को ही हिंदी भाषा में परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, परसर्ग कहते हैं। एक उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, और दूसरा परसर्ग होता है। ये परसर्ग क्या है? कारक चिन्ह, जिसको संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह कहते हैं, उसी को हिंदी में परसर्ग कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में परसर्ग का लोप हो जाता है जब हम समास करते हैं। अब इसी परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी जो कारक होते हैं उसी के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब अलग अलग भेद के हम उदाहरण देखेंगे, साथ में परिभाषा को भी देखेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इसमें तत्पुरुष के अंतर्गत भी कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, इत्यादि इत्यादि। तो तत्पुरुष के अंतर्गत पहला है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म कारक का जो परसर्ग होता है यानी कारक चिन्ह होता है वो होता है को। बस क्या करना है, जिस समास में समस्त पद बनाने के लिए को लोप करते हैं यानी को गायब करते हैं और विग्रह करते समय को लगा देते हैं, ऐसे समास को कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है यश प्राप्त। अब इसका विग्रह क्या होगा? यश को प्राप्त। अब यहाँ देखिए, विग्रह में को जोड़ा गया है और समस्त पद में केवल को हटा दिया गया है। अगला है गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सभी उदाहरणों में जो कर्म कारक का परसर्ग है यानी कारक चिन्ह है को, वो समास विग्रह में आपको मिल रहा है, इसलिए इस समास को क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला है करण तत्पुरुष। अब करण मतलब क्या होता है? करण मतलब साधन होता है। क्या होता है? साधन। तो यहाँ पर देखो, करण कारक का परसर्ग क्या होता है? इसका परसर्ग होता है से या के द्वारा, यानी करण कारक का परसर्ग है से या के द्वारा। तो समास करते समय इन परसर्गों का लोप कर देते हैं और समास विग्रह करते समय फिर से इनको जोड़ देते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए, तुलसी कृत। अब इसका अर्थ क्या है? तुलसी द्वारा कृत। अब यहाँ कृत का मतलब होता है किया गया यानी लिखा गया। शोकाकुल यानी शोक से व्याकुल। अगला है मन चाहा, मन से चाहा। भयाकुल, भय से आकुल। आकुल मतलब क्या होता है? डरा हुआ यानी व्याकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब यहाँ पे आपके पेपर में समास विग्रह भी दे सकता है या समस्त पद दे करके भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें समास कौन सा है। तो अगर आपको समस्त पद पेपर में आता है
तब आप क्या करेंगे, उसके अर्थ को निकाल कर फिर जो है विकल्प का चयन करेंगे। अगर सामान्य रूप से लिखा हुआ है अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष, फिर तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन जब मान लो तत्पुरुष के ही भेद में दे दिया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इस तरह से दे देगा, तब आप जो है अर्थ निकाल कर ही इसका चुनाव करेंगे। उसके बाद अगला है जन्मांध। अब इसका विग्रह होगा जन्म से अंधा या जन्म से अंधी। यानी कोई बालक होगा तो उसके लिए विग्रह होगा जन्म से अंधा, और कोई बालिका होगी तो होगा जन्म से अंधी। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। यहाँ पर सभी उदाहरणों में जो करण का प्रसर्ग है से और द्वारा, ये दोनों प्रसर्ग सब विग्रह में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का प्रसर्ग के लिए होता है। अब ये के लिए किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? किसी को कुछ देने, क्योंकि संप्रदान का नाम ही है। देखो संप्रदान, सम मतलब होता है भली प्रकार से, और प्रदान माने होता है दे देना। तो इस समास में क्या होता है, जो प्रसर्ग है यानी कारक चिन्ह के लिए समास करते समय उसका लोप करते हैं और विग्रह करते समय उसको जोड़ देते हैं। उदाहरण देखिए, मालगाड़ी। अब इसका विग्रह क्या होगा? माल के लिए गाड़ी, और समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आलय माने क्या होता है? घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसके बाद अगला है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब निवेदन। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गौशाला, गौ अर्थात गाय के लिए शाला। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। ये मार्ग व्यय और गौशाला ये कई बार पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद अगला तत्पुरुष समास है आपादान तत्पुरुष। आपादान कारक का प्रसर्ग यानी कारक चिन्ह होता है से। आपने देखा करण में भी से था और यहाँ भी से है, तो दोनों से में क्या अंतर है? वहाँ से द्वारा है और यहाँ से अलग होने, तुलना करने, ढेरने के लिए होता है। यानी यहाँ पर जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। और जब डरने वाला भी समास होता है तो उसमें भी आपादान तत्पुरुष होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखिए, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ रोग से क्या हो रहा है? छुटकारा मिल रहा है, इसीलिए इसमें आपादान तत्पुरुष समास है। देश निकाला, देश से निकाला। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन क्या हो जाएगा? गुण से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। विद्याहीन, विद्या से हीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी उदाहरणों में से अलग होने के अर्थ में आया हुआ है, इसलिए इसमें आपादान तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद तत्पुरुष समास का जो पांचवा भेद है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का कारक चिन्ह यानी प्रसर्ग होता है का, की, के। क्या होता है? का, की, के। तो समस्त पद बनाते समय इनका लोप कर देते हैं और विग्रह में लगा देते हैं। पहला है सेनापति, तो इसका विग्रह हो जाएगा सेना का पति। राजपुत्री, राजा की पुत्री। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। गंगा जल, गंगा का जल। अब यहाँ देखो ना, ये संबंध गंगा का और जल से संबंध है, इसीलिए संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। हरि भक्ति, हर की भक्ति। अगला है घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। भारत रत्न, भारत का रत्न। ये घुड़ दौड़ कई बार पेपर में आया हुआ है। इसके बाद तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष।
अधिकरण मतलब होता है आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, यानी परसर्ग क्या होता है, में या पर। उदाहरण है इसका घुड़सवार। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। अब यहाँ देखो पर मिल गया ना, विग्रह में पर, और जब समास करते हैं तो उस पर को हटा देते हैं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। आप बीती, आप पर बीती। अब यहाँ आप का मतलब क्या है, अपने आप, और ये आप बीती कई बार पेपर में पूछा गया है, क्योंकि कठिन पड़ता है बच्चों के लिए। तो आप बीती में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। तत्पुरुष में भी कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष है। सरलागत, सरल में आगत, आगत मतलब आया हुआ। वनवास, वन में वास। तो इस तरह से हमारा तत्पुरुष समास पूर्ण हुआ। इसके बाद अगला आपका तीसरा समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ध्यान सुनिएगा, जब दोनों पदों में एक विशेषण हो, दूसरा विशेष हो, और या तो फिर उपमान हो और उपमेय हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विशेष गलती से टाइप हो गया है, ये इस तरह से लिखा जाता है विशेष। क्या लिखते हैं इसको, विशेष। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष या उपमान और उपमेय का संबंध हो। अब यहाँ उपमान क्या होता है, जिसकी समानता दिखाई जाती है वह उपमान होता है। एक मिनट फिर से गलत हो गया, जिसकी समानता दिखाई जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे दिखाई जाती है वह उपमान होता है। जैसे उस बालिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे जो बालिका का मुख है वह है उपमेय, और चंद्रमा क्या है, उपमान। और समास क्या होगा, चंद्रमुखी। क्या समास होगा, चंद्रमुखी। अब कुछ उदाहरण है, इनको देखेंगे। जैसे पहला है नील कमल, तो क्या हो जाएगा, नीले रंग का कमल। अब यहाँ पे क्या संबंध है, विशेषण और विशेष का संबंध है। नील जो है विशेषण है, कमल क्या है, विशेष है। महाराज, महान राजा, यहाँ भी विशेषण और विशेष का संबंध है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, इसमें उपमान और उपमेय का संबंध है। यहाँ पे चरण जो है क्या है, चरण रूपी कमल हो रहा है, तो यहाँ पे चरण जो है उपमेय है, कमल जो है उपमान है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ भी उपमान और उपमेय का संबंध है। अब आगे हम कर्मधारय समास के और बहुत से उदाहरण देखेंगे। जैसे क्रोधाग्नि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये क्रोधाग्नि और महात्मा ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। आगे है प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। महादेव, महान है जो देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, कभी कभी कर्मधारय समास के उदाहरण में बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। अगर यहाँ नीलांबर के बगल में किसी का नाम दिया गया होगा तब यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलांबर जो है ये बलराम के लिए आता है, किसके लिए, बलराम के लिए। तो अगर यहाँ ब्रैकेट में बलराम लिखे होंगे तो यहाँ पे कर्मधारय समास न होकर के बहुब्रीहि समास होगा। अगर ब्रैकेट में बलराम नहीं लिखा है तब नीलांबर में कर्मधारय समास होगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है, गूढ़ बात है जो आपको ध्यान देना है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब नीलकंठ भी शिव जी के लिए आता है, तो ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, लेकिन वहाँ पे विग्रह में जो है ब्रैकेट में शिव भी लिखा होगा, तब वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगला है कृष्ण सर्प, यानी काला है जो सर्प। महाराजा, महान है जो राजा। भला मानस, तो
तो इसका हो जाएगा भला है जो मानस। नील गाय, नीली है जो गाय। विद्याधन, विद्या रूपी धन। अगला है नराधम, नरों में जो है अधम, अधम मतलब नीच। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा यानी दुष्ट आत्मा। अब यहाँ पर देखो, ये इतने सारे उदाहरण हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें। लंबोदर, लंबा है जो उदर अर्थात लंबे उदर वाला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। नील गगन, नीला है जो गगन। नरसिंह, नर रूपी सिंह। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम मतलब काला। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। तो इस तरह से हमने कर्मधारय समास को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आता है द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, ध्यान से देखिएगा, जब पहला पद संख्यावाची मिल जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि इसके नाम में भी देखो दुई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दुई। तो नाम में भी संख्या और उदाहरण में भी संख्या, तो जहां भी संख्या मिल जाए तुरंत आप कहना इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। और ये द्विगु समास समाहार के अर्थ में होता है, यानी जब भी इसका विग्रह करेंगे तो या तो फिर समूह लिखेंगे या फिर समाहार लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है विग्रह लिखते समय कि द्विगु समास समूह या समाहार के अर्थ में होता है। अब उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण क्या है? चौराहा। अब इसका मतलब क्या है? चार राहों का समूह। पंचवटी, पांच वटियों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। चौमासा, चार मास का समाहार। अब विग्रह में चाहे समूह लिखा हो या समाहार लिखा हो, दोनों का एक ही अर्थ होता है। उसके बाद अगला है पंजाब, पांच आबों का समाहार। अब यहाँ आबों का मतलब क्या होता है? आब माने नदियां होता है, तो पंजाब प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। शताब्दी, शत यानी 100 अब्दों, अब्दों मतलब वर्षों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों यानी लोकों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार क्या कहलाता है? नवरात्रि। इसके बाद अगला है चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों, बेड़ियों मतलब क्या? बेड़ी मतलब क्या होता है? नदी। तो 3 नदियों के समूह को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार यानी 3 रंगों का समूह। सप्ताह, 7 आह, आह मतलब दिन होता है, तो 7 आह का समूह सप्ताह कहलाता है। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। अष्टाध्यायी, ये बहुत पूछा जाता है। 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी कहलाता है। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की पुस्तक भी है, इसलिए भी ये बहुत पूछी जाती है। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचानन, 5 आननों का समूह। आनन माने क्या होता है? ध्यान देना प्यारे साथियों, आनन का अर्थ होता है मुख। क्या अर्थ होता है? मुख। दोपहर, 2 पहरों का समाहार क्या कहलाता है? दोपहर। तो आप देख रहे हैं सभी उदाहरण में संख्या है, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। बहुत आसान होता है द्विगु समास को पहचानना। अब इसके बाद हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व। तो जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं।
इसके विग्रह में और लगता है या फिर या लगता है? क्या लगता है? और लगता है या फिर या लगता है? तो विग्रह में आपको सावधानी बरतनी है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो है बीच में डैश लगा होता है। क्या लगा होता है? डैश लगा होता है। और दोनों साइड के जो पद होते हैं यानी शब्द होते हैं वो विलोम होते हैं। जैसे रात दिन, इसका मतलब क्या होता है? रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। दाल चावल, दाल और चावल। तीन चार, अब यहाँ देखो तीन चार ये दोनों विलोम नहीं हैं, इसीलिए देखो इनके बीच में क्या जोड़ा गया है? या का मतलब होता है अथवा। जैसे किसी काम के लिए बुलाते हैं, तीन चार लोग आ जाओ। अब यहाँ तीन चार का मतलब अगर यहाँ पे हम और लगा देंगे तो तीन और चार फिर तो 7 लोग हो जाएंगे, जबकि बुलाने वाले का उद्देश्य 7 लोगों को बुलाना नहीं है। वो काम जो है 3 लोगों से भी हो सकता है, 4 लोगों से भी हो सकता है। तो इस तरह के विग्रह में क्या आएगा बीच में? या मतलब अथवा। तीन चार यानी 3 या 4। धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की। राजा रंक, राजा और रंक। अगला है पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। भाई बहन, भाई और बहन। सत्य असत्य, तो क्या हो जाएगा? सत्य और असत्य। तो द्वंद्व समास में जो आपको क्या समझ में आया कि विग्रह करते समय आपको क्या जोड़ना है? और को लगाना है या फिर या को लगाना है। इसके बाद आपका अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद? अन्य पद, यानी न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसका उदाहरण है लंबोदर, लंबा उदर है जिसका। अब यहाँ ब्रैकेट में गणेश भी लिखा होगा तभी जो है बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। अब यहाँ ध्यान देना, बहुव्रीहि समास के उदाहरण में विग्रह पद दिया होगा या समस्त पद दिया होगा तो ब्रैकेट में जिसके लिए वो पद आया हुआ है उसका भी नाम लिखा होगा। अगला है चतुर्भुज, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो इस तरह से समास की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।